हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनियलिज्म, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 4 जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है, तो आज मैं उसका कंप्लीट आपको नोट्स का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इंडिया में जब कॉलोनियल रूल था, यानी कि ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम से अभी तक कितना मिलियंस ऑफ ट्री कट चुके हैं। तो अगर उस टाइम से मतलब कि 17th सेंचुरी से 1995 तक का काउंटिंग करें तो 13.9 मिलियन परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कट चुके हैं। इसका मतलब आप जानते हैं 13.9 मिलियन को अगर आप अर्थ के परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो अर्थ का 8% फॉरेस्ट को खाली इंडिया से कट डाउन किए थे ब्रिटिशर्स। और आप जानते हैं एवरेज अर्थ पे 33%, जो 33% होता है एरिया अंडर फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, जो कि अभी प्रेजेंट में 31% है। मतलब कि हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण क्या है कि हमारा जो लिमिटेशन होना चाहिए, जितना हमारे वर्ल्ड में फॉरेस्ट होना चाहिए 33%, उससे 2% कम है। और आप जानते हैं 2% पेड़ बढ़ाने के लिए आपको कम से कम मीन्स 3 to 4 मिलियंस आपको पेड़ लगाने होंगे, और हम डेली 3 to 4 मिलियन मीन्स मंथली टू ईयर में कट कर डालते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन्वायरमेंट से लव कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए और इन्वायरमेंट को इम्प्योर होने से बचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड डिफॉरेस्टेशन। देखिए बच्चों, आपको एक ग्रामर का नॉलेज दे रहा हूँ। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में TION जैसा वर्ड आए तो हमेशा उस वर्ड का जो डेफिनेशन आप बोलेंगे ना, वो प्रोसेस लगा के स्टार्ट कीजिएगा। तो इसको देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज अमाउंट ऑफ फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, तो जैसे मैंने प्रोसेस का यूज़ किया, अगर आप ऐसा लगाते हैं तो आप एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा उस पर आप एक तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल उसको अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपना डायरेक्ट मेन कॉज पे, कॉजेज बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन पे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो सबसे फर्स्ट है प्यारे बच्चों, अभी जो हमारे रेलवे स्लीपर्स बनते हैं वो प्यारे बच्चों सीमेंट के बने हुए होते हैं, मगर उस पीरियड में 17 to 18 इंडिया में जब 18 सेंचुरीज़ में रेलवे आया था तो जो स्लीपर्स बनते थे ना प्यारे बच्चों, वो टीक के बनते थे। टीक हमारा जो पेड़ है उसकी लकड़ियों के बनते थे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया वॉज construction of railway. They were used to prepare railway sleepers which were made of teak. रेलवे स्लीपर प्यारे बच्चों, ये जो मान लीजिए हमारे ये रेलवे ट्रैक है ना, ये हमारा रेलवे ट्रैक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे उसके नीचे ऐसे सीमेंट का ऐसे कुछ लगा रहता है हमारे रेलवे ट्रैक के बीच, ट्रैक के नीचे। तो ये उस टाइम में प्यारे बच्चों ना लकड़ियों का बनता था, उस टाइम में ये लकड़ियों का बनता था, इसलिए उस टाइम फॉरेस्ट को कट किया जाता। और टीक जो हमारा होता है ना प्यारे बच्चों, उसकी लकड़ी बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए टीक पेड़ कटता था उस टाइम लार्ज स्केल में। अगला आता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होता है प्यारे बच्चों वो तरह की खेती, उस तरह की खेती जिसे आप खरीदने या बेचने के मकसद से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, हमारा मुंबई का एरिया वो हमारा ब्लैक सॉइल से एलिवेटेड है। मीन्स उस एरिया में ब्लैक सॉइल वो सॉइल होती है जो बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है। तो ब्लैक सॉइल कॉटन ग्रोइंग के काम में आती थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो हमारे फार्मर्स को फोर्स करते कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट को आप ग्रो कीजिए, और जिसको वो लोग कम रेट में इंडिया से बाय करके बहुत ही हाई रेट्स में चाइना, अमेरिका, रशिया ऐसी कंट्री में बेचते थे और प्रॉफिट गेन करते थे। द अनदर कॉज बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया वॉज फॉर डेवलपिंग कॉमर्शियल फार्मिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वेयर कट फॉर प्रोड्यूसिंग टी, कॉफ़ी, जूट, कॉटन एक्सेट्रा। तो मैंने आपको कॉटन का एग्जांपल दिया था, और भी एग्जांपल है जूट, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ठीक है प्यारे बच्चों आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और टी का प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है? एंड यू मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट दिस दैट इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे टी और कॉफ़ी का बहुत ही गुड क्वालिटी में और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन ही इंडिया का इस टी और कॉफ़ी का सबसे बड़ा बायर है। ठीक है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन टी और कॉफ़ी का बायर है। अगर आप इंडियन टी, ये जो आजकल आप लोग
चाय पत्ती पीते हैं ना, चाय पत्ती जो डालते हैं चाय में, जैसे ताज की चाय पत्ती, उनसे भी बहुत ही बेटर क्वालिटीज़ की चाय पत्तियाँ होती हैं, जो कि जिनका स्टार्टिंग प्राइस ही 2000 to 5000 से स्टार्टिंग होता है, और वो विदेश में बेची जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं फॉर बिल्डिंग ऑफ शिप्स। पहले ज़माने में प्यारे बच्चों जो शिप्स होती थी वो लकड़ियों से बनती थी। आज के ज़माने में ये हाई टेक्नोलॉजी के कारण स्टील की बनने लगी हैं, लेकिन पहले लकड़ियों की बनती थी। द अनदर कॉज बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन वॉज कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग शिप्स। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर मेकिंग शिप्स। इन दोज डेज द शिप्स वेयर नॉट मेड ऑफ मेटल, सो वेरियस अमाउंट ऑफ ट्रीज वेयर कट। अब हमारा आता है प्यारे बच्चों फोर्थ पॉइंट, फॉर एक्सपेंडिंग द एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सपेंड करने में खाली ये जो ब्रिटिशर्स थे उनका ही नहीं था, काम नहीं था, बल्कि हमारे देश के जो आदिवासी थे ना, जो जंगल में रहते थे, उनके भी कारण से ये हमारे फॉरेस्ट को काटा जाता था। फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चरल लैंड द फॉरेस्ट ड्वेलर्स मीन्स फॉरेस्ट में जो ड्वेल करते हैं, लाइक फॉरेस्टर यूज टू क्लीन द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, मीन्स फॉरेस्ट को कट डाउन करते थे एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। दे क्लियर द फॉरेस्ट एंड ग्रू क्रॉप्स एंड दे मूव अहेड, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसी को हम लोग जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, एक जगह से पेड़ काटे, वहाँ पे पहले के लोगों को ये नॉलेज नहीं था कि एक ही लैंड पे आप कम से कम बहुत बार खेती कर सकते हैं। तो वो लोग क्या समझते थे कि एक लैंड पे एक बार खेती हो गई तो अब यहाँ से उन लोग को दूसरे जगह जाना होगा, दूसरे जगह जाके दूसरे लैंड पे उन लोगों को खेती करनी पड़ेगी। तो इस टाइप ऑफ कल्चर को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब आता है प्यारे बच्चों हमारा फिफ्थ पॉइंट, ड्यू टू फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ बाय आदिवासी। आदिवासी मतलब होता है प्यारे बच्चों जो आदि वर्ड का मतलब होता है जो भूतकाल यानी बहुत ही पहले से, वासी अर्थात इसका मतलब होता है वास करना, मतलब कि जो भूतकाल से कहीं पे रह रहा है उनको आदिवासी कहते हैं। Behind the deforestation, the forest dwellers, the tribe were also responsible. Their life were based on forest resources. They used to cut down trees for selling them in market. They used to collect herbs, fruit, seed, timber, etc. अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन द फॉरेस्ट। बच्चों अगर आपको पता होगा कि नक्सलाइट जिस एरिया में रहते हैं वो क्या करते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई आर्मी की बस है तो उन लोग मतलब कि ये फॉरेस्ट को ऐसे सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, पहले सर्कल से वो लोग आर्मी की बस को आने देंगे, दूसरे सर्कल से भी इसी तरह आर्मी की बस आने देंगे, और ये जैसी तीसरे सर्कल में यानी सेंटर में आएगा ना तो वो लोग एक नॉइज़ क्रिएट करेंगे, मतलब कि जो उन लोग की जो रूटीन एक तरह से किसी को ट्रैप करने की नॉइज़ होगी उसको क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जैसी सेंटर में आर्मी की बस आएगी ना फिर ये लोग अटैक कर देंगे, जिससे कि आर्मी भी नहीं बच पाती है। और कई बार ऐसे केसेस में बहुत ही डैमेज होता है इंडियन आर्मी को। लेकिन इंडिया अभी भी इन एक्टिविटीज़ पे वर्क ऑन कर रही है कि इन आदिवासियों को कैसे भी करके एक अच्छे पर्सन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा प्यारे बच्चों उन्होंने किया। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑन वॉर का। ड्यूरिंग वॉर पीरियड द एनिमी लाई देमसेल्फ इन द फॉरेस्ट, सो द वॉरिंग ग्रुप डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट टू किल दैम। सेकेंड पॉइंट है टू मेक पाथ ways in the forest, the trees are being cut in the large scale which led to the deforestation. Third point है प्यारे बच्चों, in the olden days most of the war material were made of the wood, so the trees were cut in improper way to make woods. और फोर्थ पॉइंट है हमारे प्यारे बच्चों, fearing the loss of the forest resources like native country, people cut their trees so that they may not be captured by the enemies. During war the forest resources are being destroyed due to warfare like bombarding the areas of forest. तो ये थे कुछ वेज जिससे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते थे वॉर के कारण। अब आता है हमारा इफेक्ट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑन द लाइव्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स प्यारे बच्चों मतलब होता है ट्राइब से आदिवासी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि उन लोग को ना वहाँ खेती करने को परमिशन नहीं दिया गया। ठीक है, तो पहला है द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चेंज इन द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट कल्टिवेटर वॉज दैट दे थिंक दैट दे वेयर owner of the forest resource, but after the introduction of forest law they were not able to perform their
previous activity as they do so. Now they start to move toward the city for job. जो ब्रिटिश ने न्यू फॉरेस्ट लॉ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके कारण अब वो लोग कहीं पे भी फॉरेस्ट में मूव नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो लोग गांव या फॉरेस्ट को छोड़ के सीधा शहर की तरफ मूव करने लगे। सेकेंड, इफेक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ टिम्बर मर्चेंट, मतलब कि जो टिम्बर काट के, मतलब कि टिम्बर के पेड़ टिम्बर काट के फॉरेस्ट से बेचते थे, उन लोग को भी बहुत इफेक्ट हुआ। द टिम्बर मर्चेंट वे यूजुअली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दे यूज टू कट ट्रीज एंड सेल देम इन मार्केट फॉर अर्निंग, बट आफ्टर imposing of forest law they were banned to cut trees and face unemployment and hardship. Yet the British used to cut trees for their uses for making sleeper and seat. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे ना, लोगों को तो मना करते थे लेकिन अपने खुद पेड़ काटते जाते थे। By 1850 alone in Madras presidency 35,000 trees were cut annually. मतलब कि 1850 में ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मद्रास, ठीक है, मद्रास में अकेले साल भर में 35,000 ट्री काटे जाते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक जीके क्वेश्चन, मद्रास का अभी प्रेजेंट नेम क्या है? ठीक है, आप लोगों को बताना है। तो आई होप आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। ठीक है, इफेक्ट ऑन द नोमैडिक एंड द पास्टोरिस्ट आफ्टर, मतलब कि ये जो पास्टोरिस्ट और नोमैडिक थे ना, ये लोग अपनी भेड़ बकरी को चढ़ाने के लिए जंगल में छोड़ देते थे, लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट लॉ आया तो ये लोग भी अंदर जा नहीं सकते थे बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैनी लॉज वेयर इनेक्टेड as a result the nomadic community as well as pastoralists work together to move inside the forest to graze their animal. Consequently their life came into crisis, feeling of discontent across among the British. अगर वो लोग फॉरेस्ट में बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के पकड़े भी जाते थे ना, तो उन लोगों को बहुत ही कड़ी सज़ा भी मिलती थी। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑन दी हंटर एंड दी पोचर्स। इसमें भी ब्रिटिशर्स आम लोगों को तो मना करते थे लेकिन अपने लोगों को मना नहीं करते थे। मीन्स हमारी इंडियन कल्चर और सोसाइटीज़ को बहुत ही डिस्ट्रॉय किया, हमारे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट सबको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, रूइंड कर दिया एकदम। ठीक है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, hunting and poaching also got affected. The poor hunters and the poachers were forbidden to hunt animal. They were not allowed to go on hunting trips, but at same time kings and British officials were allowed to kill animal. आम लोगों को तो मना करते थे लेकिन जो किंग्स होते थे ना, जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले होते थे या फिर ब्रिटिशर्स, उन लोगों को कुछ मना नहीं होती। दी महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन किल 1157 टाइगर्स, मीन्स अकेले ही इन्होंने 1157 बाघों को मार दिया। उसके बाद 2000 लेपर्ड्स अप टू 1957। ये जॉर्ज यू थे, द ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड। प्यारे बच्चों, इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री वो फॉरेस्ट्री होती है जिसमें प्यारे बच्चों एक स्पेशल वेराइटी ऑफ प्लांट या ट्री को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो डाइट्रिड बेंड्रिस अ जर्मन was appointed as the Inspector General of Forest. First Inspector General of Indian Forest was Dietrich Bendris. कहाँ से आए थे वो? जर्मनी से आए थे। ठीक है, ब्रिटिश adopted scientific method to manage forest resource. They adopted Dietrich Bendris DB, ठीक है प्यारे बच्चों, as the first Inspector General of Forest to manage the forest resources. अब ये जब डाइट्रिच बेंड्रिस आए तो इन्होंने 3 कैटेगरी में इंडियन फॉरेस्ट को डिवाइड किया। पहला था रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें कोई नहीं जा सकता था। ठीक है, जिसमें कुछ ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए काम होता था। दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें तो कोई नहीं जा सकता, ना ब्रिटिश ऑफिशियल जाते थे ना इसमें आम आदमी जाते थे। और चौथा था फॉरेस्ट ऑफ पीपल, जिसमें ब्रिटिशर्स भी जाते थे और कॉमन पीपल भी जा सकते थे। ही सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864। 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को उन्होंने सेट किया। फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ को उन्होंने बनाया 1865 में, और साथ ही साथ 1906 में इम्पेरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप एट देहरादून। देहरादून में पहला इंस्टीट्यूशन सेटअप किया फॉरेस्ट के ऊपर। अब इसके बाद हमारे प्यारे बच्चों 2 ही चीज़ आ सकता है, एक होगा केस स्टडी बेस्ड बस्तर के ऊपर, ठीक है, और एक होगा जावा के ऊपर। ठीक है, जावा कहाँ का है? इंडोनेशिया में है, तो उसको मैं भी बताऊंगा। सबसे पहले केस स्टडी हम लोग बस्तर का देख लेते हैं।
Bastar is located in southern part of Chhattisgarh. It is very rich region in forest resources. The British rule over Bastar region. The people of Bastar यानी tribes totally depend on the forest, but when the forest laws were introduced, forest law कब introduce हुआ था 1865 में. In Bastar, the life of forest dwellers came into a great crisis. The tribes were banned to use the forest resources. A lot of change took place in the life as a result. इतने सारे चेंजेस आए उनकी लाइफ में, उसके कारण बस्तर रिवॉल्ट बिगेन हो गया 1910 में. और इनके लीडर कौन थे? बिरसा मुंडा. मुंडा का मतलब मुंडा वर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों लीडर. ठीक है, मुंडा वर्ड का मतलब होता है लीडर. तो कौन था इनका लीडर? बिरसा मुंडा. इट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा, गुंडाधुर एक्सेट्रा. Eventually, Birsa Munda was hanged to death. Still, the tribes are struggling in the form of Naxalite. जो मैंने आपको पहले ही नक्सलाइट कौन होते हैं आपको पहले ही आप इसी वीडियो में बता चुका हूँ. अब आता है प्यारे बच्चों हमारा लास्ट केस स्टडी बेस्ड ऑन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन जावा. ठीक है, जावा इज़ अ आइलैंड इन इंडोनेशिया फुल ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स. ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ राइस प्रोड्यूसिंग आइसलैंड. द डच मीन्स होलैंड. जो अभी प्रेजेंट में होलैंड है उसको हम पास्ट में 1890s में इसको हम डच बोलते थे. रूल्ड ओवर द जावा. दे कंट्रोल द फॉरेस्ट मैनेजमेंट. कलंग्स कौन थे? वहाँ के जावा यानी इंडोनेशिया के बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड वुड कटर थे. बहुत ही अच्छे तरह से ये लोग पेड़ काटते थे. द फॉरेस्ट ड्वेलर कमेटी, और बहुत ही अच्छे ड्वेलर कमेटी भी थे और साथ साथ बहुत ही अच्छे से वुड काटते थे. दे वेर द स्किल्ड वुड कटर इन जावा. दे वेर फॉरबिडन टू यूज़ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. एज अ रिजल्ट दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड इन 1770. इन्होंने कब रिवॉल्ट स्टार्ट किया? 1770s में. दे फर्स्टली रिवॉल्टेड अगेंस्ट द डच अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरनोटिका सामिन who belong to रेंडू ब्लैंटिंग विलेज. ये इनका, इसको मैंने हिंदी में भी आप लोगों के लिए लिख दिया है प्यारे बच्चों, रेंडू ब्लैंटिंग विलेज. ही क्वेश्चन द डच अगेंस्ट द सीज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ही वॉज हैंग टू डेथ. उनको बाद में डेथ मतलब कि हैंग कर दिया गया था. The villagers were punished for grazing animal and collecting the forest product. The expansion weeds were destroyed for making the sleeper. और इसी तरह हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो गया प्यारे बच्चों. आई होप अगर आपको ये चैप्टर पसंद आएगा तो प्लीज़ अपने फेवरेट चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.